नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाओं की और साथ ही बताते हैं कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आप कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। बताएंगे आज के कार्यक्रम में कि कैसे हमारे देश में जैविक खेती करने वाले किसानों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मुलाकात करवाएंगे आपकी सफल महिला किसान अमरजीत कौर से और अंत में जानकारी देंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। आज के समय में जैविक खेती की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। ये ऐसी खेती है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है और इसीलिए ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। आपको बता दें कि विश्व में हमारा देश प्रथम स्थान पर है, जहां पर सबसे अधिक किसान जैविक खेती करते हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए ज्यादा उत्पादन जरूरी है। कम जमीन पर ज्यादा उपज के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरक डाले जा रहे हैं। ये उर्वरक पैदावार तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इंसान की सेहत और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। इनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर पड़ रही है। यही वजह है कि खेती में रसायनों के इस्तेमाल को लेकर दुनिया भर में चिंता है और इनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। जैविक खेती इस मुहिम का सबसे मजबूत पक्ष है। ये ऐसी खेती है जिसमें रासायनिक उर्वरकों की जगह गोबर की खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है और रासायनिक कीटनाशकों की जगह नीम का घोल, मट्ठा, मिर्च या लहसुन के अलावा लकड़ी की राख और गौमूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। जैविक उर्वरकों में नाडेव, बायोगैस स्लरी, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, गोबर की खाद और मुर्गी की खाद खेतों में डाली जा सकती है। किसी भी खेत को पूरी तरह जैविक बनाने में 3 साल का वक्त लगता है। ये प्रक्रिया धीमी मगर टिकाऊ है, जो मिट्टी की गुणवत्ता और उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। इसी तरह मिट्टी में जल धारण करने की ताकत भी बढ़ जाती है, यानी जैविक खेती की मिट्टी में सिंचाई के बाद ज्यादा समय तक नमी बनी रहती है। जैविक खेती के लिए चूंकि महंगे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए फसल लागत भी काफी हद तक कम हो जाती है। हमारे देश में फसल अवशेष बेकार चले जाते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये अवशेष बेहतरीन जैविक खाद है। दूसरी ओर जैविक रूप से उपजी फल, सब्जियां और दूसरे उत्पाद इंसानों की सेहत के लिए कोई खतरा नहीं बनते। जैविक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का भी जरिया है। हम जानते हैं कि जैविक उत्पाद बाजार में कहीं ज्यादा कीमत पर बिकते हैं और निर्यात के हिसाब से भी बेहतर है। भारत में जैविक खेती का रकबा बढ़ रहा है, बल्कि जैविक खेती से जुड़े किसानों की सबसे ज्यादा संख्या भारत में ही है और दुनिया में जितने भी जैविक उत्पादों की पैदावार होती है, उनमें 30% हिस्सा अकेले भारत का है। सिक्किम पहले ही पूर्ण जैविक राज्य बन चुका है। त्रिपुरा और उत्तराखंड सहित दूसरे राज्यों ने भी ठीक इसी तरह के लक्ष्य तय किए हैं। 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में इस समय 43,39,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा रकबा जैविक खेती के लिए पंजीकृत है। सबसे ज्यादा जैविक रकबा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का नंबर है। इस जमीन पर करीब 35 लाख टन जैविक उत्पादों की पैदावार होती है। जैविक उत्पादों में मुख्य रूप से तिलहन, गन्ना, अनाज और बाजरा शामिल है। इनके अलावा सब्जियां, कपास, दालें, औषधीय और सुगंधित पौधे, चाय, कॉफी, फल, मसाले और मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स भी जैविक तरीके से हमारे देश में उगाए जा रहे हैं। हमारा देश जैविक उत्पादों का निर्यात भी कर रहा है। 2020-21 के दौरान 8,88,000 टन से भी अधिक जैविक उत्पाद दूसरे देशों को भेजे गए। निर्यात मूल्य प्राप्ति के मामले में 57% के साथ सोया खाद्य सबसे आगे है। इसके बाद तिलहन 9%, अनाज और बाजरा 7%, बागान उत्पाद 6%, मसाले और बघार 5%, औषधीय पौधे 5%, मेवे 3% और चीनी का हिस्सा भी 3% है।
देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जैविक खेती का काम शुरू करने के लिए 50 या उससे ज्यादा किसान एक क्लस्टर बनाते हैं। इनके पास 50 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इस योजना के तहत लगभग 40,000 क्लस्टरों की सहायता की जा रही है। ये क्लस्टर करीब 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और लगभग 80,000 हेक्टेयर में खेती करने वाले 160 एफपीओ को इस योजना के दायरे में लाया गया है। तो भी आपने जैविक खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि सरकार भी इसे किस तरह से लगातार प्रोत्साहित कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिसंबर महीने के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम जानकारी देंगे कि सब्जियों में इस वक्त कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। तापमान में कमी को देखते हुए सब्जियों में सिंचाई शाम के समय करें। ये फसलों को संभावित पाले व शीतलहर से बचाने में सहायक होती है। इस मौसम में किसान भाई सब्जियों की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट करें। सब्जियों की फसल में सिंचाई करें तथा उसके बाद संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। खेत में तैयार मूली, गाजर और शलजम को उखाड़कर बिक्री हेतु बाजार भेजें। लहसुन में पहले हल्की सिंचाई और फिर ओट आने पर गुड़ाई करें। मिर्च और बैंगन की तैयार फसल से हरी मिर्चियों को तोड़कर बिक्री हेतु बाजार भेजें। अक्टूबर में बोई गई पालक की फसल कटाई हेतु तैयार हो गई होगी। इसको काटकर बिक्री हेतु बाजार भेजें। तो ये था हमारा इस माह का कृषि कैलेंडर, जिसमें हमने आपको दिसंबर महीने की सब्जियों के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। आज के समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी पहचान नहीं बना रही हैं और कृषि भी इससे अछूता नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हरियाणा की प्रगतिशील किसान अमरजीत कौर से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और कामयाबी हासिल की। जी हाँ, उनके सामने तमाम चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों के सामने उन्होंने हार नहीं मानी। किस तरीके से कामयाबी की सीढ़ियां वो लगातार चढ़ती गई, आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अमरजीत कौर अधोई गांव अंबाला हरियाणा की रहने वाली प्रगतिशील महिला किसान हैं। अमरजीत कौर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सार्थक अर्थ सिद्ध करते हुए अपनी और अपने परिवार की एक अलग पहचान बनाई है। इलाके में लेडी किसान के रूप में पहचानी जाने वाली अमरजीत कौर खुद खेत में फसल बोने से लेकर उसके तैयार होने तक का काम करती हैं, फिर काट कर खुद मंडी में बेच कर आती हैं। पिता के अचानक बीमार होने और बड़े भाई की पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अमरजीत को ऐसा करना पड़ा। 28 वर्ष की उम्र में एक युवा लेडी किसान के रूप में पहचान बनाने वाली अमरजीत ने जब घर की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय उसकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। आज अमरजीत की वजह से ही उसके पिता की हालत में सुधार आया है। परिवार पिता के इलाज और आर्थिक स्थिति में उलझ गया और खेती जिससे परिवार चलता था वो ठप हो रही थी। घर की बिगड़ती आर्थिक हालत और बड़े भाई की पढ़ाई छूट जाने के डर से अमरजीत ने मोर्चा संभाला और सबसे छोटी होने के बावजूद खुद जिम्मेदारी संभाली। ट्रैक्टर चलाना, खेती करना सीखकर परिवार को दिक्कतों से बाहर निकालने की ठानी। उस समय उन्हें खेती की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों की मदद से थोड़ा बहुत खेती करते करते आज वो इतना सीख गई हैं कि अब गांव के लोग उससे पूछकर खेती करते हैं। वो खेत संभालती हैं, उसके बाद पशुओं को चारा डालती हैं, वह खाना बनाती हैं। अब कुछ समय से उन्होंने ऑर्गेनिक खेती भी शुरू की है। मैं 2007 से खेती कर रही हूँ। पिताजी के बीमार होने के बाद मैंने खुद खेती करने का फैसला लिया और मैंने सोचा कि खेती एक बेस्ट वे है, बजाय कि 3000-4000 की जॉब करने से अच्छा। वैसे तो मेरे को किसी ने कन्वेंस नहीं किया कि तुम खेती ही करो, ये मेरा अपना खुद का फैसला था घर की हालात देखते हुए, क्योंकि अगर मैं जॉब करती तो 3-4 हज़ार में मेरा घर नहीं चलता। तो उसके साथ मैंने कहा अगर जॉब करूँगी तो स्टडी छूट जाएगी। तो मैंने अपना खेती की तरफ अपने आप को टर्न किया कि मैं खेती करूँ और साथ के साथ अपनी स्टडी करूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया ये सब काम तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि इस काम को कैसे करना है, पर सभी लोग यही सोचते थे कि ये लड़की है, ये कर नहीं पाएगी, तो हंसते थे। पर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर भगवान मेरे साथ है तो मैं हार नहीं सकती। तो मैंने पूरा मतलब जोर लगाया, अपनी मेहनत की। दिन रात मैंने 24-24 घंटे ट्रैक्टर चलाया। तो मेरे को रात को 10-10, 11-11 बजे तक मेरे को खेत में भी काम करना पड़ता था। उस वजह से अपनी सेफ्टी को मतलब देखते हुए मैंने अपने आप को मतलब एक लड़के के रूप में खड़ा कर लिया। शुरू से ही ऐसे देखा जाता है कि समाज में औरत को हमेशा नीचे वाला दर्जा दिया गया है कि वो मतलब इतना काबिल काम नहीं कर सकती या आगे नहीं जा सकती। पर आज हम देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लेडीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी हर एक लेडीज़ आगे जा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, चाहे वो गरीब है अमीर है, ये कोई मायने नहीं रखता। मेन अपनी सोच है, सोच बदलो। मैं मंडीकरण भी अपना ट्रैक्टर पे खुद लेके जाती थी, तो मैं मतलब दस्तार वगैरह बांध के जाती थी। तो अक्सर लोग मेरे को कहते थे कि ये लड़का है, तो पर बाद में उनको पता चलता था कि ये लड़की है, तो उनको खुशी होती थी, लोग आके मिलते थे मेरे को। अमरजीत के पास 3.4 हेक्टेयर खेत हैं,
जिसमें सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध है। वो अपने खेत में पारंपरिक फसलें उगाती हैं। खेती की आधुनिक मशीनरियों जैसे ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, एमबी हल, डिस्क हैरो, हैप्पी सीडर, डीएसआर को लेकर अमरजीत बेहद सक्रिय रहती हैं। खेती के बेहतर भविष्य के लिए अमरजीत नई नई तकनीकों को अपनाती हैं। वो नई तकनीकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अंबाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रहती हैं। अमरजीत मृदा परीक्षण और संरक्षण प्रौद्योगिकी विषयों पर अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही ये अपने खेत में फसलों की उन्नत किस्मों का ही उपयोग करती हैं। फसल बोने से लेकर कटाई और संरक्षण तक का काम भी ये खुद ही करना पसंद करती हैं। अमरजीत फसल कटाई के बाद फसल को बेचने के लिए मिल व मंडी में भी जाती हैं। वहाँ भी अमरजीत को विशेष सम्मान मिलता है। अमरजीत को जिला स्तर पर कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। इनकी सक्रियता, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उनकी सफलता में योगदान दिया है। इन्हें एक प्रगतिशील फार्म महिला और मास्टर के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये जिले में किसानों के लिए ट्रेनर के रूप में भी काम करती हैं। वहाँ की महिलाएं उनकी दिखाई राह पर चलती हैं। तो ये थी हमारी आज की कामयाब महिला किसान अमरजीत कौर, जिनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ सीख जरूर ले सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहें कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में।
किसानों के लिए खेत की मिट्टी की जांच उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि सही फसल का चुनाव। जी हां, जब तक किसानों को ये नहीं पता चलेगा कि उनके खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तब तक उसके सही मायने में आपूर्ति भी वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सॉइल हेल्थ कार्ड उनके लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। सरकार की तरफ से इस योजना को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि हमारे किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सके और उसी के अनुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति भी कर सकें और बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को खेतों की मिट्टी जांच करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना है। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाती है। इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी भी दी जाती है। साथ ही किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव भी दिया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2021 का लाभ देश में 14 करोड़ किसानों को सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2021 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल में एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीते वर्षों की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10 करोड़ 74 लाख कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11 करोड़ 69 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्ड के माध्यम से किसानों को ये भी जानकारी प्रदान की जाती है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में क्या चीज है एवं किस फसल के लिए कितनी खाद और कौन सी खाद का उपयोग किया जाए। मिट्टी जांच में सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाई जाती है। यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जांच रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे कि किसान अपने मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सके और जानकारी हासिल कर अपने मिट्टी में सुधार कर सके। इस प्रकार इस योजना की मदद से किसान मृदा परीक्षण करवाकर अपने खेत की मिट्टी का प्रकार का आसानी से पता लगा सकते हैं, जिससे उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार फसल लगाने में आसानी तो होती ही है, साथ ही साथ अच्छी खेती करके वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हासिल करते हैं। तो भी आपने जाना सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप की। जी हाँ, इस भाग में हम अपने किसानों को बताते हैं कि कौन कौन सी कृषि ऐप्स हैं जिन्हें वो डाउनलोड कर तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं और खेती किसानी में लाभ ले सकते हैं। और ऐसी मोबाइल ऐप है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। क्या विशेष है इस मोबाइल ऐप में और हमारे किसान इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। तो अभी आपने जाना पूसा कृषि मोबाइल ऐप के बारे में। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। लेकिन कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@ddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
आपके पत्र और ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। जाते जाते आपको भी बता दें कि अब आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको करना ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। नमस्कार।